India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कानून अंग्रेजों के जमाने का है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था और ये कानून महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे हस्तियों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होता था। आज भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इसे क्यों नहीं हटाती? सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि अगर कोई सरकार या पार्टी किसी की आवाज न सुनना चाहे तो ये उन लोगों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल कर लेगी। धारा 124A के तहत इतनी शक्तियां मिली हुई हैं कि एक पुलिस अफसर ताश या जुआ खेलने जैसे मामलों में भी किसी के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगा सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस कानून के प्रावधान को पूरी तरीके से रद्द करने की जरूरत है, लेकिन निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये औपनिवेशिक कानून है और इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये कानून आजादी के 75 वर्ष बाद भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान की इस धारा को जांचा जाएगा और इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। सीजेआई रमन्ना ने कहा, कानून के बारे में इस विवाद का संबंध है। ये औपनिवेशिक कानून है। ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, तिलक आदि को चुप कराने के लिए किया था। आजादी के 75 साल बाद भी क्या ये जरूरी है? उन्होंने संकेत दिया कि आजादी के 75 साल बाद इस तरह के कानूनों को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार कई कानून हटा रही है। मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से निष्पादन एजेंसी और विशेष रूप से अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। 66A का उदाहरण ले, जिसे हटा दिया गया था लेकिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन प्रावधानों का दुरुपयोग है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देशद्रोह कानून को रद्द करने को लेकर कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। उन सब की सुनवाई एक साथ ही की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम देखेंगे कि किसी कानून का दुरुपयोग न हो तथा जिम्मेदारी से कानून का पालन किया जाए। मैसूर के मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई इस अपील में आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है। अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A देशद्रोह द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अनुचित है और संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि वो धारा 124A को संवैधानिक और शून्य घोषित कर इसे भारतीय दंड संहिता की बाहर करने का आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को याचिका पर अटॉर्नी जनरल एजी को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिए कहा था। इस पर कोर्ट में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वेणुगोपाल तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए 2 सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की थी, जिस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तक के लिए टाल दी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी 12 जुलाई आईपीसी की धारा 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और महान्यायवादी से अपना पक्ष रखने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1,96,00,000 रुपए की भूमि मालिकों को बतौर मुआवजा वितरित करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी मुआवजे में इजाफे के लिए जिला न्यायाधीश के समकक्ष एक संदर्भ दायर करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा की गई लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि को भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में वितरण का निर्देश दिया गया था। जबलपुर में लगभग 51.57 एकड़ भूमि के मालिकों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा
उनकी भूमि पर किसी भी तरह की गतिविधियों को करने से रोका जा रहा है। इस ऋण याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ दिया गया था कि प्रतिबंध लगाने के कारण जमींदारों को नुकसान और उसको भुगतान का निर्धारण करने के लिए उचित कदम उठाए जाए। कलेक्टर जबलपुर ने शुरू में भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों को लागू किया और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को 10 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक जमा करने के लिए कहा। इसका विरोध करते हुए मंत्रालय ने राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर कहा कि मुआवजे का निर्धारण रक्षा अधिनियम 1903 की धारा 23 और 24 के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि 2013 के अधिनियम के तहत। कलेक्टर ने नए सिरे से अभ्यास किया और अपने अवार्ड के माध्यम से मुआवजे का निर्धारण 1 करोड़ 96 लाख 97,200 रुपए से किया। दायर एक अवमानना याचिका में उच्च न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय ने कलेक्टर के समक्ष पहले ही 1 करोड़ 96 लाख 97,200 रुपए जमा कर दिए और ये राशि प्रतिवादियों को 15 दिनों के भीतर जारी वितरित की जा सकती। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। अपील में अदालत ने कहा कि अवमानना कार्यवाही वर्तमान मामले में सभी मुद्दों और प्रश्नों के रूप में आगे बढ़ी, जिनके लिए निर्णय की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि दूसरी और तीसरी अवमानना याचिकाओं में पारित आदेश उस याचिका में पारित आदेश के दायरे और सीमा से बाहर चले गए। अनुच्छेद 142 शक्तियों को लागू करते हुए पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए नियम अनुसार निर्देश दिए। मुआवजे की राशि के निर्धारण के खिलाफ लंबित संदर्भ याचिका पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। प्रतिवादी मुआवजे में वृद्धि के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष एक संदर्भ दायर करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। कलेक्टर जबलपुर के पास जमा की गई क्षतिपूर्ति राशि के संवितरण के विरुद्ध रोक के लिए अपीलकर्ता स्वतंत्र होंगे। इस तरह के आवेदनों का निर्णय स्वयं के गुण दोष के आधार पर और कानून के अनुसार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल सरकार द्वारा 2015 में केरल विधानसभा में हंगामे के लिए प्रमुख माकपा नेताओं के खिलाफ मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में हंगामा करने वाले केरल के LDF के विधायकों को पहले ही कोई राहत देने से इनकार किया था। साथ ही कोर्ट ने विधायकों द्वारा विधानसभा में माइक तोड़ने और हंगामा करने पर सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस शाह ने कहा कि यह संगीन मामला है और विधायकों पर मुकदमा चलना चाहिए। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है और ऐसा करके आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो दरअसल 2015 में एक बहस के दौरान केरल विधानसभा में हंगामा हुआ था, जिसमें कुछ विधायकों ने माइक तोड़ दिया था और एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की थी। इस मामले पर निचली अदालत में विधायकों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और अब सरकार मुकदमा वापस लेना चाहती है। दोषियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और शुक्रवार की बताया जा रहा है कि मामले पर सुनवाई होगी और CJI NV रमन्ना की बेंच करेगी मामले में सुनवाई। उत्तर प्रदेश में फिर से डीजे बज सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। 20 अगस्त 2019 में हाईकोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और ये अप्रिय और खिन्न करने वाला है। जस्टिस विनीत शरण और साथ ही जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया। पीठ ने कहा कि निजी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता और हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के समकक्ष दायर याचिका में इस तरह का आदेश पारित करने की गुहार भी नहीं लगाई गई थी। बावजूद इसके हाईकोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता और सुनवाई के दौरान इस कारोबार से जुड़े लोगों को अपर से पेश वकील दुष्यंत पाराशर का कहना था कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश में उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गया है और याचिका में कहा गया कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम एकाएक बंद नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए पहले डेट स्कीम बंद करने के कारणों की पूरी जानकारी के साथ ही सर्वसाधारण के लिए सूचना जारी करनी होगी
और उसके बाद योजना के ट्रस्टी को अधिकांश शेयर धारकों की मंजूरी लेनी होगी। म्यूचुअल फंड योजनाओं को बंद करने के विषय में सेबी के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर ट्रस्टी ऐसे योजनाओं में नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बाजार नियामक को उसमें दखल देने का पूरा अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के निवेशकों की अनुमति के बिना उसके 6 म्यूचुअल फंड स्कीम बंद करने से रोक दिया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इन योजनाओं के ट्रस्टी द्वारा लिए गए निर्णय में सेबी की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने ये माना है कि अगर सेबी को कहीं से लगता है कि ट्रस्टी ने म्यूचुअल फंड नियमन की किसी धारा का उल्लंघन किया है तो वो दिशा निर्देश जारी करने के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका समेत इस मामले में दाखिल कई अन्य याचिकाओं पर विचार करते हुए फैसला किया। उल्लेखनीय है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने पिछले साल अप्रैल में अपनी 6 डेट की योजनाएं बंद कर दी थी और कंपनी का कहना था कि बॉन्ड मार्केट में तरलता की कमी है और कंपनी पर भुगतान का दबाव है। न्याय द जस्टिस फिल्म को लेकर दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता को झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला ऐसा नहीं लग रहा है जिसका हल कोर्ट के बाहर बैठकर निकाला जा सकता हो। इसे दोनों पक्षों ने फिलहाल मान लिया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि मरणोपरांत निजता का अधिकार स्वीकार्य नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने फिल्म द न्याय द जस्टिस के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने की बजाय सुशांत के पिता के सिंह से कहा है कि वो और फिल्म के मेकर्स बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएं। 2 जजों के बेंच को हेड कर रहे जस्टिस राजीव ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं लग रहा है जिसका कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए हल न निकल सकता। कोर्ट के इस प्रस्ताव को दोनों पक्षों के वकीलों ने मान लिया। अब बातचीत के जरिए इस बात का हल निकालने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत के पिता के मुताबिक वो इस फिल्म की कहानी में बदलाव करते हैं या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाइयों में ये जानना चाहा कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। इससे पहले फिल्म के निर्देशक और अभिनेता के पिता ने इस बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। न्यायाधीश ने राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज या फिल्मों में उनके नाम या उनसे मिलते जुलते किसी किरदार को दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भवानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर पूर्व निर्धारित तिथि 11 जून को रिलीज किया गया। पीठ ने कहा कि फिल्म रिलीज हुई है या नहीं, बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। फिल्म रिलीज नहीं हुई है तो अदालत इस मामले पर अभी यानी कि अवकाश काल में सुनवाई पर विचार कर सकती है। पीठ ने आगे कहा कि अगर फिल्म रिलीज हो चुकी है तो क्या इसे पलटा जा सकता है। राजपूत के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन लाल ने कहा है कि उनकी जानकारी इसके विपरीत है। इस पर राजपूत के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सुझाव दिया था कि मामले की आगे की सुनवाई करने से पहले इस तथ्य की पुष्टि की जाए। पीठ ने कहा कि पहले तथ्यों की पुष्टि हो लेने दीजिए। राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने से 10 जून को इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि फिल्में न तो बायोपिक बताई जा रही हैं और न ही राजपूत के जीवन में जो कुछ हुआ उसका तथ्यात्मक विवरण है। अदालत ने कहा कि मरणोपरांत निजता का अधिकार स्वीकार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि निजी स्कूलों को लॉकडाउन में छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क वसूलने की अनुमति देते हुए एकल न्यायाधीश पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र में चले गए थे। स्कूल फीस पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना की महामारी में तमाम बच्चों ने अपने एक या दोनों अभिभावकों को खोया है। लॉकडाउन के कारण कई पेरेंट्स बेरोजगार हैं, लिहाजा स्कूलों का कमर्शियल बेसिस पर फीस वसूलना अनुचित और कठोर है। इन संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि वे शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम सहयोग करेंगे और इससे स्कूलों के जरिए सुविधाजनक वित्तीय माहौल के साथ ही ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शिक्षा मिल सकेगी। कोर्ट दिल्ली सरकार और छात्रों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले को
चुनौती दी गई थी, जिसने दिल्ली सरकार द्वारा 18 अप्रैल और 28 अगस्त 2020 को जारी किए गए 2 आदेशों को रद्द कर दिया था, जिनमें से उसने निजी स्कूलों को कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लेने से रोक दिया था। अपीलकर्ता दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश टीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ को अवगत कराया कि इस मामले से निपटने के दौरान एकल न्यायाधीश के पास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। एकल न्यायाधीश द्वारा इंडियन स्कूल जोधपुर और अन्य बनाम राजस्थान सरकार के फैसले पर किए गए भरोसे पर सवाल उठाते हुए विकास सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्थिति दिल्ली स्थिति से अलग थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड या सीबीएसई को इस सवाल पर फैसला करने का निर्देश दिया है कि क्या कोविड-19 महामारी के बीच इन परीक्षाओं को रद्द करने के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाओं के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 12वीं कक्षा में एक छात्र के माता पिता द्वारा दायर एक याचिका में आदेश पारित किया, जिसने कहा कि कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए भुगतान किया गया शुल्क वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर याचिकाकर्ता अपने प्रतिनिधित्व पर सीबीएसई के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका दायर कर सकती है। सुनवाई के दौरान हालांकि न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है कि परीक्षा रद्द होने पर सीबीएसई कोई खर्च नहीं करेगा, फिर भी ये नोट किया गया है कि किए गए खर्च सामान्य से काफी कम होंगे। अदालत ने टिप्पणी की कि आपके द्वारा ली जाने वाली फीस का आधार समाप्त हो गया है, क्योंकि परीक्षा रद्द कर दी गई। निश्चित रूप से राशि का कुछ अनुपात आप आकलन पर खर्च करेंगे और सीबीएसई के वकील ने प्रस्तुत किया कि अगर उसे इस समय केंद्र से धन नहीं मिलता है तो पूरे साल इसका पूरा कामकाज परीक्षा शुल्क पर निर्भर करेगा। परीक्षा संचालन के अलावा सीबीएसई को बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और विचार विमर्श करना होगा और सब एकत्रित परीक्षा शुल्क से किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीबीएसई को अभी भी उन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करनी होगी जो इसे चुनते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अदालत ने अंततः सीबीएसई को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने और उसी पर निर्णय लेने का निर्देश देकर मामले को निपटा रहे हैं। एसएआर एफएसआई के मामले में सुनवाई के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि वकील न्यायाधीशों को माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे सम्मान के साथ सर के रूप में संबोधित कर सकते हैं। वकील ने मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ को सही रूप में योर लॉर्डशिप के बजाय माय लॉर्डशिप के रूप में संबोधित करने के बाद अवलोकन किया। मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने वकील को सही करते हुए कहा कि माय लॉर्डशिप वाक्यांश का उपयोग करना गलत होगा। वकील ने बदले में अपनी माफी की पेशकश की, हालांकि उसने गलती से माय लॉर्डशिप का फिर से इस्तेमाल किया। मुख्य न्यायाधीश वकील को आश्वस्त करने के लिए आगे बढ़े कि न्यायालय सर के रूप में संबोधित किए जाने के साथ सहज है। मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने दोहराया कि सर का प्रयोग करें और हम सर के साथ सहज हैं। अन्य उच्च न्यायालयों के कई न्यायाधीशों ने भी संकेत दिया है कि जब न्यायालय को संबोधित करने की बात आती है तो उन्हें औपनिवेशिक युग के सम्मान के उपयोग को छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ज्योति मुलमड़ी ने भी सभी वकीलों से अनुरोध किया है कि उनकी कार्यसूची में जोड़े गए एक नोट के माध्यम से उन्हें केवल मैडम के रूप में संबोधित करें। इस साल अप्रैल में उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति कृष्णा भट्ट ने अपनी अदालत के समक्ष पेश होने वाले वकीलों से अनुरोध किया कि वे बेंच पर न्यायाधीशों को संबोधित करने के लिए लॉर्डशिप या माय लॉर्ड जैसे शब्दों का उपयोग करने से बचे। न्यायमूर्ति भट्ट ने आगे सुझाव दिया है कि वकील सर जैसे वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं जो भारतीय परिस्थितियों में न्यायालय की गरिमा के अनुरूप है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.